गाइस, वेलकम टू गुड मंत्रा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी फॉर अपकमिंग लाइफ साइंस एग्जाम्स। सो गाइस, एज यू नो दैट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है रह रहा था, हमने कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे इकोलॉजी में। उसको हम 5 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने बेसिक डिस्कस किया था एंड आफ्टरवर्ड्स एक एक रूल को एंड प्रिंसिपल को हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया था। प्लीज़ मेक श्योर आप वो पहले के 5 पार्ट्स भी देखें, क्योंकि मैंने बेसिक के साथ सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को वहाँ अच्छे से जस्टिफाई किया है। उन 5 पार्ट के लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के साथ, क्योंकि अभी भी हमारे कुछ रूल्स रिमेनिंग है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इन सारे रूल्स को कवर कर लें, आफ्टरवर्ड्स जो है CSIR से रेलेवेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, CSIR ने इस टॉपिक से रेलेवेंट जो क्वेश्चंस पूछे हैं, वी विल फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिससे CSIR क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से लगभग 8 रूल्स हम लोग कवर कर चुके हैं विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। मैंने आपको जो है पूरा का पूरा टेबुलेटेड फॉर्मेट में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, जो इससे पहले वाले पार्ट्स में आप लोग देख सकते हैं। अभी हमारे 2 नीचे के रूल्स यानी कि शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस एंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बचा हुआ है, जो हम आज कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रूल के साथ। ओके गाइस, तो 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। आपको यहाँ से भी अंदाजा हो रहा होगा बेसिकली कि किस रिगार्ड में जो है ये बात होने वाली है। टॉलरेंस के रिगार्ड में यहाँ पर बात हो रही है। टॉलरेंस मतलब चीज़ों को जो है सहने की क्षमता। तो बेसिकली ये जो लॉ है, ये जो नियम है, व्हाट इज इट स्टेट्स दैट द अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी कंट्रोल्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स। यानी कि अगर आप किसी एक जीव के बारे में बात कर रहे हो, उसका कितना अबंडेंस होगा, उसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका किस तरीके से विभाजन है पूरे इकोसिस्टम में, वो कुछ फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, उसी के रिगार्ड में ये रूल दिया गया। इन फैक्टर्स में हम किसकी बात कर रहे हैं? इन फैक्टर्स में हम बात कर रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, अब बेशक आप ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक प्लांट भी हो सकता है, वो एक एनिमल भी हो सकता है। बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट एन लिविंग एंटिटी हियर। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हो गई, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हो गई, वो ये निर्धारित करेंगी कि वो पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल या कोई भी लिविंग चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इकोसिस्टम में। तो इसके लिए हम क्या चीज़ देखते हैं एवरीवन? इसके लिए हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक होता है क्रिटिकल मिनिमम, एक होता है क्रिटिकल मैक्सिमम वैल्यूज of an environmental factor influencing organisms are called as limits of tolerance। क्योंकि जैसे कि आप बहुत सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं, बैक्टीरिया का आप एग्जांपल ले सकते हो। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो दिस इज द सिनेरियो कि कुछ स्पेसिफिक आप पैरामीटर्स ले रहे हो, फैक्टर्स ले रहे हो, टेम्परेचर हुआ, pH हुआ, प्लांट के केस में सॉइल की क्वालिटी कैसी है, इस तरीके के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कितना अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर आप देखोगे उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप बात करोगे जहां आप देखते हो वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस प्रेजेंट है। वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस मतलब वो बहुत कम पर भी जीवित रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पर भी जीवित रह सकते हैं। ऑप्टिमम पर तो ऑलरेडी चीज़ें जीवित रहती हैं। अगर एक चीज़ को उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, pH सब कुछ मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा ग्रोथ पैटर्न, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न शो करेगी। लेकिन जो चीज़ें लो स्केल पर एंड हाई स्केल पर भी सर्वाइव कर जाती है, उसका सबसे अच्छा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेसिक तौर के एग्जाम्पल पर आप समझ लीजिए, अगर मैं आपको बहुत कम रिसोर्सेज देती हूँ, आप तब भी मेहनत करके एग्जाम क्रैक कर लेते हो। मैं आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ज़्यादा देती हूँ, तब भी आप बहुत मेहनत करके चीज़ें कवर कर लेते हो। तो आपका एक वाइड रेंज है। आर यू गेटिंग? आपकी जो हार्ड वर्किंग की कैपेबिलिटी है, दैट इज हैविंग अ वाइड रेंज। तो उसी के बारे में बात हो रही है। ऑर्गेनिजम्स जिनका वाइड रेंज होता है, या देखा गया है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाए जा रहे हैं, या उनका जो वितरण है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो
क्या करते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, ऑप्टिमम तीनों ही जगह सरवाइव कर पाते हैं। The organisms that have wide range of tolerance for factors are likely to be widely distributed। ये पूरा का पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कंक्लूजन लिखा हुआ है। जो भी ऑर्गेनिज्म जिनका वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है, सहने की क्षमता बहुत अच्छी होती है उनमें, वही बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आप इसको एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आप पॉपुलेशन देख रहे हैं, यहाँ पर आप फैक्टर का लेवल देख रहे हैं कि जो चीज़ लो पर भी सर्वाइव कर सकती है, ऑप्टिमम पर तो सरवाइव कर ही सकती है, हाई पर भी सरवाइव कर सकती है, उसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगा। यही शेलफोर्ड्स का लॉ ऑफ टॉलरेंस था जो उन्होंने 1930 में दिया था। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज जोन ऑफ टॉलरेंस। जोन ऑफ टॉलरेंस, कुछ चीज़ें केवल ऑप्टिमम पर ही जीवित रह सकती हैं, राइट? तो उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, एबंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो चीज़ हर चीज़ को टॉलरेट कर सकती है, हर चीज़ को टॉलरेट कर सकती है, वो वाइडली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। दैट इज व्हाट शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसके अलावा एक फैक्टर हमारा और रहता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। एक रूल हमारा रहता है ये जिसको हम बोलते हैं ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि ये ब्लैकमैन ने दिया था, फ्रेडरिक ब्लैकमैन ने दिया था, तो उन्हीं के नाम से ही ये रूल रखा गया 1905 में। उनका क्या कहना था, या इस लॉ का क्या कहना है, व्हेन अ प्रोसेस डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इट्स रेट इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर। यानी कि अगर कोई भी एक प्रोसेस है, कोई भी एक प्रक्रिया है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट करती है, तो उसका जो रेट होता है, रेट का मतलब है उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है, वो लिमिट हो सकती है बाय द पेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर, जिसको आप लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हो, जो कम मात्रा में प्रेजेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाल रहा है। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर डिटरमाइंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उन्होंने उसको बेस्ट तरीके से समझाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो उसी से हम भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एवरीवन, लेट्स सपोज अगर एक लीफ को एक्सपोज किया जाए टू अ सर्टेन लाइट डेंसिटी। अब आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करते हो, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अगर उस प्रोसेस की आप बात करते हो तो उस प्रोसेस में जो है सब चीज़ें चाहिए, CO2 भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट भी होना चाहिए, एवरीथिंग, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसी के रिगार्ड में बात हो रही है कि मान लीजिए अगर एक लीफ को जो है एक्सपोज किया जाए, एक लीफ को जो है एक्सपोज किया जाए टू अ सर्टेन लाइट डेंसिटी, थोड़ी लाइट डेंसिटी से, जो कि यूटिलाइज कर सकती है 5 mg ऑफ CO2 पर आवर। 5 मिलीग्राम ऑफ CO2 पर आवर यूटिलाइज हो रही है, बिकॉज CO2 भी ज़रूरी है ना? जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। इफ ओनली 1 mg ऑफ CO2 एंटर्स इनटू द लीफ इन एन आवर, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड ड्यू टू CO2 फैक्टर। यानी कि अगर 5 mg CO2 हमने दी, जिसमें से प्लांट ने, लीफ ने बेसिकली 1 घंटे में 1 मिलीग्राम ही यूज़ की, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो CO2 फैक्टर है, इसकी लिमिटनेस, इसका कम होना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को भी इफेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने वही कंसंट्रेशन, वही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 1 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम कर दी 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में 1 मिलीग्राम ले रहा था, अब 1 घंटे में 5 मिलीग्राम ले रहा है, तो आप देखोगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगा। तो इस केस में आपने क्या देखा एग्जाम्पल के तौर पर कि CO2 ने एक लिमिटिंग फैक्टर का काम किया, जिससे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ अ प्रोसेस जो है वो अफेक्टेड हुआ। तो लिमिटिंग फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर रहता है जो कि रेट को ऊपर नीचे कर सकता है। आप ग्राफ से देख सकते हो, यहाँ x एक्सिस पर CO2 कंसंट्रेशन है, या y एक्सिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देख रहे हो। अगर लो इंटेंसिटी है, अगर कम इंटेंसिटी लाइट की आ रही है एंड CO2 कंसंट्रेशन भी कम है, तो आप देखोगे कि रेट जो है फोटोसिंथेसिस का वो भी जो है वो कम है, कम रेट से, कम स्पीड से प्रोसेस चल रहा है। लेकिन आपने देखा कि अगर
अगर आप जो है मीडियम लाइट इंटेंसिटी कर देते हो एंड CO2 की कंसंट्रेशन भी बढ़ा देते हो, देखो यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ गया। ठीक इसी तरीके से अगर आप तीसरा चीज लेते हो, तीसरी बात को कंसिडर करते हो, तो आप देखो यहाँ पर आपने बिल्कुल हायर लेवल ऑफ इंटेंसिटी दे दी एंड CO2 की कंसंट्रेशन को भी बढ़ा दिया, तो आप देख रहे हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ गया। यानी कि कोई एक चीज जो कि लिमिटनेस ला रही है, अफेक्ट कर रही है डायरेक्टली एक प्रोसेस को, जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा, इट्स रेट इज लिमिटेड बाय द पेस स्पीड ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर, वो हम डिफाइन करते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के हिसाब से। सो आई होप सो गाइस आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। मैं जल्दी आपके सामने जो है CSIR के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो रूल्स से पूछे गए हैं एंड डेफिनेटली अगर आपने 6 के 6 पार्ट अच्छे से किए हैं तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ मुझे नेहा तनेजा नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली लाइव क्लासेस लेती हूँ, लगभग 3 से 4 घंटे की डेली क्लासेस होती हैं। उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे tanejanehaofficial@gmail.com पर भी मेल ड्रॉप कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर सारे लाइव एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स वहाँ पर आपके लेसन्स लेते हैं। राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 13 आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। वीकली क्विजेज एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाते हैं। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। साथ ही मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, इसी नाम से, गुरमंत्रा नाम से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक्स एंड रोज क्वेश्चंस भी पोस्ट करती हूँ लिंक्स के साथ में। आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा गुरमंत्रा एंड डेफिनेटली उसके बाद आप खुद से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल। इन केस अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू भी। मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।